एक समय था जब भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक धन संपदा से परिपूर्ण था। भारत की परिपूर्णता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इसी कारण प्रत्येक देश भारत के साथ व्यापार करने की लालसा रखता था। दोस्तों, इस सीरीज में हम आधुनिक भारत की पूरी कहानी को जानेंगे, विदेशियों के आने से लेकर 1947 में भारत की आजादी तक की संपूर्ण कहानी। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ईरान और अरब के व्यापारी भारत के साथ शुरू से ही व्यापार करते आए थे। ये व्यापारी भारत आते और यहाँ से माल को खरीद कर ले जाते थे और फिर यही माल यूरोप में जाकर बेचते थे। चूंकि यूरोप वासी भारत जाने का कोई भी समुद्री मार्ग नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने भारत को सिर्फ किस्से और कहानियों में सुन रखा था और यही कारण था कि भारत के साथ व्यापार करने की उनकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। आखिरकार कोलंबस नामक एक यात्री भारत की खोज करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश दिशा के भटकाव के कारण वह पश्चिम की ओर चला गया और पहुंच गया अमेरिका, और इस तरह कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। लेकिन इन्हीं दिनों पुर्तगाल का एक और यात्री वास्को डी गामा भी भारत की खोज करने के लिए निकल गया था और 17 मई 1498 को पुर्तगाल का वास्को डी गामा भारत के मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जिसके बाद भारत आने का रास्ता तय हुआ। वास्को डी गामा की सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की थी। जिस समय वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा उस समय वहां के राजा सामुरी थे, जिनकी उपाधि जमेरिन थी। उनसे वास्को डी गामा ने व्यापार का अधिकार प्राप्त कर लिया, पर वहां सालों से स्थापित अरबी व्यापारियों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। 1499 में वास्को डी गामा अपने देश लौट गया और उसके वापस पहुंचने के बाद ही लोगों को भारत के समुद्रिक मार्ग की जानकारी मिली। सन 1500 में पुर्तगालियों ने कोचीन केरल के पास अपनी कोठी बनाई। शासक सामुरी से उन्होंने कोठी की सुरक्षा का इंतजाम भी करवा लिया, क्योंकि अरब व्यापारी उसके खिलाफ थे। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने सुरक्षा के नाम पर किलेबंदी करना भी शुरू कर दिया। 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। इसके बाद कालीकट और अन्य जगहों पर भी पुर्तगालियों ने कोठियां बनाई। उस समय तक पुर्तगाली भारत में अकेली यूरोपीय शक्ति थी। उन्हें बस अरबों के विरोध का ही सामना करना पड़ता था। पुर्तगालियों ने 1505 में भारतीय क्षेत्र का पहला वायसराय डी अल्मोड़ा को नियुक्त किया। उसके बाद 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर्क पुर्तगालियों का नया वायसराय नियुक्त हुआ। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया तथा उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। ये घटना जमेरिन को पसंद नहीं आई और वो पुर्तगालियों के खिलाफ हो गया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में कालीकट के शासक जमेरिन का महल लूट लिया। 15वीं से 16वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीप एवं हुगली के कई बंदरगाहों पर अपनी कोठियां स्थापित कर ली। पुर्तगालियों के बाद भारत में आए डच लोग। पहला डच यात्री हाउटमैन 1596 में भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टम में स्थापित की और इसके बाद डचों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित की, जहां उन्होंने स्वर्ण सिक्कों को ढालना शुरू किया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ही एक जहाज जिसका नाम हेक्टर था, वह अंग्रेज व्यापारियों को लेकर भारत की तरफ बढ़ रहा था। इन व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर एक व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। इस जहाज हेक्टर के कप्तान हॉकिंस जहांगीर के दरबार में प्रस्तुत हुए और उसने इंग्लैंड के बादशाह जेम्स प्रथम का पत्र जहांगीर को दिया। जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसके बाद अंग्रेजों ने कई व्यापारिक कोठियां बनवाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की भारत में राज करने की सही शुरुआत प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। प्लासी का युद्ध 1757 किसी शक्तिशाली शक्ति के साथ अंग्रेजों का भारत में प्रथम संघर्ष बंगाल के साथ हुआ। 1757 से लेकर 1763 तक 3 नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर और मीर कासिम बंगाल की गद्दी पर बैठे, लेकिन ये तीनों ही बंगाल की गद्दी को संभाल ना सके और बंगाल की सत्ता धीरे धीरे फिसलकर नवाबों के हाथ से अंग्रेजों के हाथ में जाने लगी और इस सत्ता पलट की शुरुआत हुई प्लासी के युद्ध से।
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना। कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अंग्रेजों के पास प्लासी के युद्ध के समय मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे। अंग्रेजों का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव यह बात जानता था कि अगर आमने सामने का युद्ध हुआ तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा और हम हार जाएंगे। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव ने अपने 2 जासूस लगाए और उनसे कहा कि जाके पता लगाओ कि सिराजुद्दौला की फौज में क्या कोई ऐसा आदमी है जिसे हम रिश्वत या लालच दें और वह अपने देश से गद्दारी कर बैठे। उसके जासूसों ने यह पता लगाया कि हाँ, उसकी सेना में एक आदमी ऐसा है जो रिश्वत के नाम पर बंगाल को बेच सकता है और अगर आप उसे कुर्सी का लालच दें तो वह बंगाल की 7 पुश्तों को भी बेच देगा। और वो आदमी था मीर जाफर। मीर जाफर एक ऐसा आदमी था जो दिन रात एक ही सपना देखता था कि वो कब बंगाल का नवाब बनेगा। जब ये बातें रॉबर्ट क्लाइव को पता चली तो उसने मीर जाफर को एक पत्र लिखकर भेजा और मीर जाफर ने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया। अंत में सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने युद्ध के तुरंत बाद ही नवाब की हत्या कर दी और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। इस युद्ध को भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से ही भारत की दास्तां की कहानी शुरू होती है। मीर जाफर नवाब बन गया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर सका और 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने रिक्त राजकोष, बागी सेना, विद्रोही जमींदार जैसी विकट समस्याओं का हल निकाल लिया और अपनी राजधानी मुंगेर को बना लिया ताकि कंपनी के कुप्रभाव से बच सके। कंपनी को चाहिए थी एक कठपुतली, लेकिन उसे मिला एक योग्य शासक। इसलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम को 1763 में पराजित कर दिया और उसे सत्ता से हटा दिया। मीर कासिम चुप नहीं बैठा। वह अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के पास पहुंच गया और यहाँ से शुरुआत होती है बक्सर के युद्ध की। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि बक्सर के युद्ध में आखिर क्या हुआ था और बक्सर के युद्ध के बाद की कहानी क्या थी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें।